कहानी की शुरुआत में हमें टेक्सास शहर को दिखाया जाता है, जहां बहुत तेज बारिश हो रही थी। पर देखते ही देखते आसमान से गिरने वाली सारी बूंदें भाप बनकर गायब हो जाती हैं और उसकी जगह आसमान से दहकता हुआ लावा गिरने लगता है। हम यहाँ एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। इस बूढ़े आदमी का नाम मेफिस्टो है और वो धरती पर एक आदमी से उसकी आत्मा का सौदा करने आया था। इसके बाद हमें जॉनी ब्लेज नाम के एक स्टंट मैन को दिखाया जाता है, जो अपने डैड के साथ स्टंट्स परफॉर्म कर रहा था। दोनों इतने पॉपुलर थे कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। उस दिन शो के दौरान जॉनी का सारा ध्यान अपने काम पर ना होकर अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी पर था, जिस वजह से वो मरते मरते बचता है। उसके डैड उसकी इस लापरवाही से उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। शो खत्म होने के बाद वो कहते हैं कि तुम खुद को बड़े 30 मार खां समझते हो। उसके डैड को उसकी परवाह थी, इसलिए वो उसे हमेशा सही एडवाइस दिया करते थे। पर जॉनी को इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो रॉक्सी के साथ अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहता था, पर कभी उसमें अपने डैड को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। बाइक रिपेयर करते वक्त अचानक उसके डैड जोर जोर से खांसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दिन में ढेर सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। इसी बीच वहां रॉक्सी आती है, जिसने जॉनी को अपने साथ चलने को कहा। इसके बाद जॉनी रॉक्सी को उसकी फेवरेट जगह पर ले जाता है, पर उसने देखा कि रॉक्सी परेशान नजर आ रही थी। पूछने पर उसे पता चला कि उसके डैड उसे कल यहाँ से दूर ले जा रहे हैं, जिसके बाद वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी। वो उन दोनों को साथ नहीं देखना चाहते थे, जिसके बाद जॉनी उसके साथ भागने का फैसला करता है। वो कहता है, कल सुबह मैं तुमसे यहीं मिलूंगा, मेरा इंतजार करना। जब वो अपने घर वापस लौटा तो देखा कि उसके डैड कुर्सी पर पड़े पड़े ही सो गए थे। वो उनकी सिगरेट उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है, पर तभी उसकी नज़र डस्टबिन में पड़े एक कागज़ पर पड़ी। वो उसके डैड की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि उन्हें लंग कैंसर है। ये जानकर जॉनी काफ़ी परेशान हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपने डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उस रात जब वो अपनी बाइक को रिपेयर कर रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि अचानक से ठंड बढ़ गई है। उसने अपने सामने एक आदमी को देखा जो उसी की ओर आ रहा था। वो सोच में पड़ जाता है कि भला इतनी रात को कौन उससे मिलने आया है। वो बूढ़ा आदमी जॉनी को अपना नाम मेफिस्टो बताता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि आज तुम्हें मोटरसाइकिल चलाता देख मुझे बहुत मजा आया, काश तुम ये काम मेरे लिए करते। जॉनी उसे बताता है कि वो दूसरों के लिए शोज नहीं करता और उसे वहां से जाने को कहता है, पर मेफिस्टो खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया था। वो बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे डैड को कैंसर है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं। जॉनी पूछता है, तुम उन्हें कैसे ठीक करोगे? जिस पर मेफिस्टो बोला, ये जरूरी नहीं कि मैं उन्हें कैसे ठीक करूंगा, बस ये जान लो कि सुबह तक तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा। उसकी परछाई से साफ पता चल रहा था कि वो कोई इंसान नहीं है, पर जॉनी का इस पर ध्यान नहीं जाता। वो अपने डैड को ठीक करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। जिसके बाद मेफिस्टो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिस पर उसे साइन करने थे। पर जैसे ही जॉनी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए उसे खोलता है, उसके हाथ में एक सुई चुभ जाती है, जिससे उसके खून की एक बूंद उस पेपर पर गिर गई। कॉन्ट्रैक्ट पर उसके साइन हो चुके थे, जिसके बाद मेफिस्टो वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब जॉनी की आंख खुली तो उसे लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा है, पर तभी वो अपने डैड को देखता है, जो पहले से काफी फिट नजर आ रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि वो एकदम ठीक हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा। आज उनके शो को देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आए थे। वो जॉनी को जल्दी से कॉस्ट्यूम पहनने को कहते हैं, पर जॉनी उन्हें हिम्मत करके सब बता देता है। वो कहता है कि आज वो रॉक्सी के साथ शहर से भागने वाला है। वो अभी नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। पर यह सुनकर उसके डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस शो और मेरे अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कहाँ जाओगे तुम? वो लोग तुम दोनों को पकड़ लेंगे, और अगर नहीं भी पकड़े गए तो भी तुम ज्यादा दिन तक उनसे छिप नहीं पाओगे। जॉनी बोला, अब वो स्टंटमैन की जिंदगी और नहीं जी सकता, जो सुनकर उसके डैड का दिल टूट जाता है। उन्होंने कभी उसे कुछ करने से नहीं रोका था और ना वो उसे आज रोकना चाहते थे। उन्होंने उसे अपनी सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल की चाबी थमाई और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, पर याद रखना घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। इसके बाद वो अकेले अपने शो को परफॉर्म करने जाते हैं। उन्हें एक जलते हुए रिंग से बाइक कूदानी थी, पर वो जैसे ही उसके करीब आए उनकी बाइक फिसल गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। जॉनी, जो वहां से जा ही रहा था, लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत अपने डैड के पास आता है और देखता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। जॉनी वहां उस आदमी को भी देखता है जिससे उसने कल अपनी आत्मा का सौदा किया था। जॉनी उसका पीछा करता है, पर वो अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में जॉनी की भी मौत हो जाती है, पर मेफिस्टो के लिए मरा हुआ जॉनी किसी काम का नहीं था, इसीलिए वो उसे वापस जिंदा कर देता है। जॉनी कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे डैड की जान चली गई। पर मेफिस्टो बोला, मैंने उनका कैंसर ठीक किया, हमारे बीच यही सौदा हुआ था। उसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जॉनी गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो हवा में गायब हो गया। वो कहता है, एक दिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं वापस आऊंगा, तब तक मैं तुम पर नजर रखने वाला हूँ। वो जॉनी से उसकी आत्मा छीन लेता है
और उसके दिमाग से उसकी सारी अच्छी यादें मिटा देता है। वो बोला, अब से तुम मेरे हो जॉनी ब्लेज। इसके बाद जॉनी उसी पेड़ के पास से गुजरता है जहां उसने रॉक्सी को उससे मिलने को कहा था। उसने देखा कि रॉक्सी हाथ में बैग लिए उसका इंतजार कर रही थी, पर क्योंकि जॉनी उसके साथ बिताई सारी अच्छी यादें भूल चुका था, इसलिए वो उसके लिए नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। इसके कई साल बाद हम जॉनी को फिर से देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका था। उसने अपने स्टंट के काम को जारी रखा और देखते ही देखते उसने दुनिया भर में अपने करोड़ों फैन बना लिए, जो उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे। आज भी वो ऐसा ही एक खतरनाक स्टंट करने वाला था। वो ढेर सारी ट्रक्स के ऊपर से छलांग लगाता है, पर लैंडिंग के वक्त उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक मर गया होता, पर जॉनी हैरत अंगेज तरीके से दोबारा खड़ा हो जाता है। ये सब करके जॉनी ने ढेर सारे पैसे कमाए थे, पर हर बार वो अपनी जान जोखिम में डालता था। आज के हादसे के बाद उसे बाइक को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था, पर उसके दोस्त मैक को पता चला कि वो अपने अगले शो में और ट्रक्स के ऊपर से छलांग लगाने वाला है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये सिर्फ लक का गेम नहीं था। वो जिस तरह के स्टंट्स करता था, उससे मैक को लगने लगा था कि उसके सर पर किसी फरिश्ते का हाथ है, पर असल में खुद शैतान उसकी जान बचा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर आसमान से आग की बारिश होने लगती है और धरती पर एक और शख्स कदम रखता है जो नर्क से आया था। वो एक बार में जाता है, पर वहां खड़े गार्ड ने उसे एंट्री देने से मना कर दिया। वो आदमी उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे मार डालता है। इसके बाद उसने बार में मौजूद सभी लोगों को मार दिया। एक लड़की उससे छुपने की कोशिश करती है, पर वो डर को सूंघ सकता था। वो उसे भी पकड़कर मार डालता है। जल्द ही वहां कुछ आत्माएं आती हैं जो उसी बार में रहा करती थीं। वो पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो हमसे? जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं सैन वेनगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। उसे पता चला था कि उस कॉन्ट्रैक्ट को चुराकर यहीं कहीं कब्रिस्तान में छुपाया गया है। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। पर वो आत्माएं जानती थी कि ऐसा करके वो शैतान को नाराज कर देंगे, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट पर उनका हक है। इसी बीच वहां मेफिस्टो भी आ जाता है, जो अपने बेटे ब्लैक हर्ट को ऐसा करने से मना करता है। पर ब्लैक हर्ट कहता है कि आपका समय खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है। वो जानता था कि उसके पिता की सारी ताकतें सिर्फ नर्क तक सीमित हैं। यहाँ धरती पर वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर मेफिस्टो उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है कि सब कुछ मेरा है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, पर वो तुम्हें जरूर रोकेगा। मेरे राइडर का सामना करने के लिए तैयार रहो। ब्लैक हार्ट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उन्होंने नर्क की असीम शक्ति एक मामूली इंसान के हाथों सौंप दी। उधर हम जॉनी ब्लेज को देखते हैं, जो अपने अगले स्टंट के लिए खुद को तैयार कर रहा था। बाहर निकलते ही उसे एक लड़की दिखाई दी जो स्टंट से पहले उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। जॉनी उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रॉक्सी थी। रॉक्सी सिर्फ इंटरव्यू के लिए यहाँ आई थी। वो जॉनी से कुछ सवाल पूछती है, पर जॉनी इतने सालों बाद उसे फिर से देखकर उस पर फिदा हो गया और वो उसके सवालों के उल्टे सीधे जवाब देने लगा। इसके बाद जॉनी स्टंट के लिए रैंप पर आता है। मैक बोला, शुक्र है तूने मेरी बात मानकर गाड़ियां हटा दी, वरना ये सरेआम खुदकुशी होती। पर जैसे ही शटर खुला, वो देखता है कि जॉनी इस बार कार के बजाय चलते हेलीकॉप्टर के ऊपर से कूदने वाला था। जॉनी ने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगा। मैक को लगा कि आज वो नहीं बचेगा, पर जॉनी ने आज फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। स्टंट पूरा करने के बाद जॉनी बिना देर किए रॉक्सी की कार का पीछा करता है। वो उससे उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता था, पर रॉक्सी अब भी उस दिन को लेकर उससे नाराज थी। पर वो उसे किसी तरह डिनर पर चलने के लिए मना ही लेता है। उस रात रॉक्सी एक होटल में बैठकर उसके आने का इंतजार करती है, पर हर बार की तरह वो इस बार भी लेट था। वहीं हम जॉनी को देखते हैं, जो शीशे के सामने खड़े होकर रॉक्सी से माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी उसके हाथ अचानक से लाल होने लगते हैं। उसे अपने कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। जॉनी ने उस आवाज का पीछा किया और उसकी आहट से पता लगा लिया कि वो कहाँ खड़ा है। वो बोला, दूर रहो मुझसे, यहाँ क्यों आए हो? मेफिस्टो उसे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही था जॉनी, पर अब समय आ गया है कि तुम मेरा एक काम करो। उस आदमी को ढूंढो जिसका नाम ब्लैक हार्ट है और उसे खत्म कर दो। पर जॉनी बोला, तुम खुद ही उसे ढूंढ लो, मैं किसी को नहीं ढूंढने वाला। वो बाइक स्टार्ट करके वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसकी बॉडी उस बाइक से चिपक जाती है। मेफिस्टो बोला, मैंने कहा था कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं वापस आऊंगा। अब तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। हमारे बीच सौदा हुआ था, अगर कामयाब हुए तो मैं तुम्हें तुम्हारी रूह लौटा दूंगा। जॉनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी बाइक अब उसके काबू में नहीं थी। वो अपने आप ही चलने लगती है और बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई कि कुछ ही देर में जॉनी हवा से बातें करने लगा। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। उसे पूरा शहर घुमाने के बाद उसकी बाइक जॉनी को उठाकर दूर फेंक देती है। पर यह सिलसिला बस यही नहीं रुकता।
देखते ही देखते जॉनी की आंखें जलने लगीं। उसके पैरों ने आग पकड़ ली जिससे उसका पूरा शरीर जलने लगता है। उसके चेहरे की चमड़ी पिघलकर उसकी खोपड़ी से अलग हो जाती है और आखिर में सिर्फ उसका कंकाल ही बचता है जो नर्क की आग से जल रहा था। जॉनी अब एक घोस्ट राइडर में तब्दील हो गया था, एक शापित शिकारी जो नर्क से भागी आत्माओं को सजा देता है। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि ब्लैक हार्ट उसके सामने खड़ा था। घोस्ट राइडर कहता है, तुमने नियम तोड़ा है, वापस जहन्नम में लौट जाओ। पर तभी एक आत्मा उसे उठाकर दूर फेंक देती है। उन्हें लगा कि घोस्ट राइडर का खेल खत्म हो गया, पर तभी वो दोबारा जिंदा हो जाता है। वो ब्लैक हार्ट को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर उस तक पहुंचने से पहले उसे उसकी गुलाम आत्माओं का सामना करना पड़ता है। वो उसे ट्रक से कुचल कर वहां से जा ही रहे थे कि तभी घोस्ट राइडर दोबारा से उठ खड़ा होता है। जल्द ही उन आत्माओं को उसकी ताकत का एहसास हो गया। वो घोस्ट राइडर से रहम की भीख मांगता है, पर घोस्ट राइडर बोला, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, और बस इतना कहकर वो उसे वापस नर्क में भेज देता है। इसके बाद घोस्ट राइडर जॉनी की बाइक को छूकर उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। नर्क की आग से उसकी बाइक एक खौफनाक मशीन में बदल जाती है। उसके टायरों से आग की लपटें निकलने लगती हैं और उसके इंजन से ऐसी दहाड़ सुनाई देती है जैसे कि कोई दानव जाग उठा हो। घोस्ट राइडर उनका पीछा करता है, पर तभी उसे रास्ते में एक गुंडा दिखाई दिया जो एक लड़की को लूटने की कोशिश कर रहा था। घोस्ट राइडर उसके पास आया और बोला, तुम गुनहगार हो। वो उसे अपनी आंखों में देखने को कहता है, और जैसे ही उस गुंडे ने घोस्ट राइडर की आंखों में देखा, उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा बेगुनाहों की खून से रंगी हुई थी। उसने ऐसे ऐसे पाप किए थे जिनकी कोई माफी नहीं थी। जिसके बाद घोस्ट राइडर उसकी आत्मा को जलाकर उसे मार डालता है। इसके बाद घोस्ट राइडर एक कब्रिस्तान में आता है और जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, वो फिर से जॉनी ब्लेज में बदलने लगता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना भयानक था कि जॉनी का शरीर इसे झेल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसने एक आदमी को देखा जो एक कब्र के पास खड़े होकर उसे निहार रहा था। वो कहता है, कल रात जो हुआ वो कोई ख्वाब नहीं था, वैसा दोबारा होगा। तुम एक घोस्ट राइडर हो, इसकी आदत डाल लो, तुम्हारे लिए जीना आसान हो जाएगा। जॉनी सोच में पड़ जाता है कि उसे ये सब कैसे पता। वो अपनी बाइक उठाकर वहां से जाने लगता है, पर केयर टेकर ने उसे बताया कि वो तुम्हें देख चुका है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरी मदद के बगैर तुम चंद घंटों के मेहमान हो। जिस पर जॉनी कहता है, पिछली बार एक अजनबी से मदद ली थी, आज तक भुगत रहा हूँ, अब मैं किसी की मदद नहीं चाहता। वो बाइक स्टार्ट करता है और वहां से जाने ही वाला था कि तभी केयर टेकर ने उसे एक ऐसी बात कही जिसके बाद उसे रुकना ही पड़ता है। वो जॉनी को बताता है कि घोस्ट राइडर एक तरह से शैतान के शिकारी होते हैं। जो आत्माएं जहन्नम से भाग जाती हैं, वो उनका शिकार करता है। दिन में तुम्हारा यही रूप रहेगा, पर रात में घोस्ट राइडर तुम पर हावी हो जाएगा। जॉनी को पता चला कि वो अकेला नहीं है जिसके पास घोस्ट राइडर की शक्तियां थीं। 150 साल पहले धरती पर एक और घोस्ट राइडर हुआ करता था जिसे शैतान ने सेन वेनगेंजा नाम के एक शापित गांव में जाकर सौदे के कागजात लाने का काम सौंपा था। उस घोस्ट राइडर ने आत्माओं से सौदे के कागजात लिए जो उन्होंने शैतान के साथ किए थे। उस कॉन्ट्रैक्ट में 1000 आत्माओं की ताकत कैद थी। ये पाकर शैतान बहुत ताकतवर हो जाएगा। ये जानकर घोस्ट राइडर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को शैतान को ना देने का मन बना लिया। वो शैतान को धोखा देकर भाग गया और उस घोस्ट राइडर ने वो कागजात कहीं छुपा दिए। उसके बाद वो खुद भी हमेशा के लिए गायब हो गया ताकि उस कॉन्ट्रैक्ट का राज कभी किसी के हाथ ना लग सके। पर वो नहीं जानता था कि एक दिन उसे हासिल करने के लिए शैतान से भी बदतर कोई आएगा। इसके बाद जॉनी उस जगह पर जाता है जहां पिछली रात उसने तबाही मचाई थी। वहीं हम रॉक्सी को भी देखते हैं जो उस लड़की का इंटरव्यू ले रही थी जिसे कल रात घोस्ट राइडर ने बचाया था। उसने बताया कि कैसे वो पूरी तरह हड्डियों का बना हुआ था और उसके सर से आग निकल रही थी, पर किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। जॉनी कल रात डिनर पर ना आने के लिए रॉक्सी से माफी मांगता है, पर अब सब खत्म हो चुका था। रॉक्सी उससे बहुत ज्यादा नाराज थी और शायद ही अब वो उसे कभी माफ कर पाती। उस रात जॉनी अपने अंदर के घोस्ट राइडर को फिर से बाहर लाने की कोशिश करता है, पर घोस्ट राइडर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बाहर आता था। जॉनी ने कुछ हद तक अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था, पर अब भी उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी। रॉक्सी उसे गुड बाय कहने आती है क्योंकि कल वो अपने शहर वापस लौटने वाली थी। सुबह उसने उसे जो भी भला बुरा बोला उसके लिए वो जॉनी से माफी मांगती है। जॉनी उसे सब सच बताना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं वो उसे पागल ना समझे। पर रॉक्सी उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी हर बात पर विश्वास करेगी, चाहे सच कितना भी अजीब क्यों ना हो, वो उसे पागल नहीं समझेगी। इसके बाद जॉनी ने उसे बताया कि उसने अपनी आत्मा को बेच दिया है, जिसकी वजह से वो हर रात एक मॉन्स्टर बन जाता है और शहर में तबाही भी उसी ने मचाई थी। उसने सब सच बता दिया, पर जिसका उसे डर था वही हुआ। रॉक्सी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही पुलिस वहां आती है जिन्होंने जॉनी को अरेस्ट कर लिया। क्राइम साइट पर उन्हें उसकी बाइक की नंबर प्लेट मिली थी और सड़कों पर टायरों के निशान भी उसकी बाइक के टायर से मेल खाते थे, जिस वजह से पुलिस का पहला शक उसी पर जाता है। वो जानना चाहते थे कि उसने ये सब कैसे किया।
और उसके साथ कौन कौन शामिल है। जॉनी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, पर वो उसकी नहीं सुनते और उसे उठाकर जेल में डाल देते हैं। इसी बीच जॉनी के अंदर का घोस्ट राइडर बाहर आने लगता है। जेल के कैदी जॉनी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने मजे के लिए उसे बहुत मारते हैं। एक लड़के ने जॉनी को बचाने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। सब झुंड बनाकर जॉनी को पीट रहे थे, पर तभी जॉनी घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी बीच उसकी नज़र एक कैदी की स्टाइलिश जैकेट पर पड़ती है जो उसे काफी पसंद आई। वो उससे वो जैकेट छीन लेता है और उसे पहनकर वो और खतरनाक लग रहा था। इसके बाद घोस्ट राइडर जेल की सलाखों को पिघला कर बाहर निकल जाता है। एक पुलिस वाले ने उसे रोकने के लिए उसके सर पर डंडा मारा, जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है, पर घोस्ट राइडर ने उसे ठीक कर लिया और उसे एक आखिरी वार्निंग देकर वहां से चला गया। उधर हम ब्लैक हार्ट को देखते हैं जो एक चर्च में आता है। वो फादर से पूछता है कि सैन वेनगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, पर फादर ने कसम खाई थी कि वो मरते दम तक उसकी हिफाजत करेगा। वो अपना क्रॉस निकालकर ऊपर वाले से मदद मांगता है, पर उसकी प्रार्थनाएं उसके किसी काम नहीं आती और ब्लैक हार्ट उसे मार डालता है। इसी बीच घोस्ट राइडर पुलिस वालों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर जल्द ही उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक जलते हुए आदमी को देख रहे थे। घोस्ट राइडर को जब कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता तो वो सीधे पानी में कूद जाता है, पर क्योंकि उसकी आग नर्क की थी, इसलिए पानी भी उसकी लपटों को बुझा नहीं पाता। ब्लैक हार्ट जैसे ही चर्च से बाहर निकला, उसे घोस्ट राइडर की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसी की ओर आ रहा था। जिसके बाद ब्लैक हार्ट ने एबिगोर को उसके पीछे जाने को कहा। घोस्ट राइडर उन तक पहुंचने ही वाला था कि तभी एबिगोर उस पर हमला कर देता है। घोस्ट राइडर ने सबसे पहले उसे पकड़ने की सोचता है, जिसके लिए वो बिल्डिंग पर चढ़ गया। एक हेलीकॉप्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो उसे अपनी जंजीर से फंसाकर दूर फेंक देता है। उसने एबिगोर को भी पकड़ने की कोशिश की, पर उसके पास हवा की शक्तियां थीं, जिस वजह से वो उसके हाथ नहीं लगता। एबिगोर को लगा वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर घोस्ट राइडर अपनी जंजीर को गोल गोल घुमाने लगा, जिससे आसपास की हवा उसकी ओर खींची चली आती है। एबिगोर ने भागने की कोशिश की, पर वो भी उसमें फंस कर मारा जाता है। इसके बाद वो नीचे आता है, जहां पूरी पुलिस फोर्स हथियार लिए उसका इंतजार कर रही थी। उनके बीच वो रॉक्सी को देखता है और उसके पास आने की कोशिश करता है, पर उसे खतरा समझकर पुलिस वालों ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। जिसके बाद जॉनी वहां से चला जाता है। ब्लैक हार्ट जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, उसे अब घोस्ट राइडर की कमजोरी मिल गई थी। जब जॉनी को होश आया तो वो खुद को फिर से केयरटेकर के घर में पाता है। वो जॉनी को सलाह देता है कि तुम अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहो, ताकि वो उन्हें तुम्हारे खिलाफ ना इस्तेमाल कर सके। जॉनी को एहसास होता है कि उसने कल रात कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो जल्दी से अपने घर जाता है, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि ब्लैक हार्ट ने उसके दोस्त मैक को मार दिया था। इसके बाद वो रॉक्सी के पास गया, पर तभी ब्लैक हार्ट उस पर हमला कर देता है। जॉनी जल्दी से घोस्ट राइडर बन गया और उसे उसकी आंखों में देखने को कहा, पर ब्लैक हार्ट उस पर हंसने लगता है। उस पर घोस्ट राइडर के सबसे ताकतवर हथियार का कोई असर नहीं होता। वो कहता है, क्या जलाओगे जब मेरी कोई आत्मा ही नहीं है? शायद वो केयरटेकर तुम्हें ये बताना भूल गया। ब्लैक हार्ट अपनी काली शक्तियों से घोस्ट राइडर के आग की लपटों को ठंडा कर देता है, जिससे जॉनी अपने असली रूप में लौट आया। ब्लैक हार्ट कहता है, अब से तुम मैफिस्टो के लिए नहीं, मेरे लिए काम करोगे। उस केयरटेकर से सौदे के कागजात लेकर आओ और मुझसे सेन वेगेंजा में आकर मिलो, तब शायद मैं इस लड़की की जान बख्श दूं। इसके बाद जॉनी केयरटेकर के पास आता है और देखता है कि ब्लैक हार्ट ने उससे भी कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की थी, पर उन्होंने उसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। जॉनी जानता था कि वो उसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, इसलिए वो खुद उसे ढूंढने लगता है। पर केयरटेकर कहता है, वो वहां नहीं है जॉनी। पता चला कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी सीक्रेट जगह पर नहीं, बल्कि अपने फावड़े में छुपा रखा था, जिसे वो हमेशा अपने साथ लेकर चलता था। उसने जॉनी को वो कागजात दे दिए और कहा, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। उसका मानना था, किसी की जान बचाने के लिए जो अपनी आत्मा को बेचने की हिम्मत करता है, उसमें दुनिया बदलने की ताकत होती है। तुमने कभी लालच में आकर शैतान से सौदा नहीं किया, शायद इसलिए आज ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। वो कहता है, अब हमें सैन वेगेंजा के लिए निकलना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। केयरटेकर आवाज देकर अपने घोड़े को बुलाता है और वो जैसे ही उस पर बैठा, वो भी एक घोस्ट राइडर बन जाता है। जॉनी को पता चला कि उसी ने 150 साल पहले शैतान से वो कॉन्ट्रैक्ट चुराया था और तब से वो उसकी रक्षा कर रहा है। उसके बाद दोनों एक साथ सेन वेगेंजा की तरफ निकल पड़ते हैं। हवा को चीरते हुए दोनों कुछ ही घंटों में उस शापित गांव के छोर तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर केयरटेकर उसे अपनी गन देते हुए कहता है, मेरा सफर यहीं खत्म हुआ। मैं एक बार ही घोस्ट राइडर बन सकता था, जो मैंने इसी पल के लिए बचाया था। जॉनी उसकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है, जिसके बाद केयरटेकर की आत्मा हवा में गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम ब्लैक हार्ट को देखते हैं, जो जॉनी को ऊपर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर चुका था। वो अपनी गुलाम आत्मा को उसे बिजी रखने को कहता है, क्योंकि जल्द ही सूरज निकलने वाला था और सूरज की पहली किरण पड़ते ही उसकी घोस्ट राइडर वाली शक्तियां खत्म हो जाती हैं।
वहीं जॉनी अपने इंसानी रूप में उस गांव में दाखिल होता है। उसे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई, पर वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन कुछ दूर चलते ही वो आत्मा जॉनी पर हमला कर देती है। उसने जॉनी को डुबाकर मारने की कोशिश की। जॉनी अपने दूसरे रूप में नहीं आना चाहता था, पर अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो मारा जाता। इसलिए वो घोस्ट राइडर को खुद पर हावी होने देता है, जिसके बाद उसने उस आत्मा को भी नर्क में भेज दिया। इसके बाद जॉनी गांव में आता है और वो वहां मौजूद शापित आत्माओं को महसूस कर सकता था। ब्लैक हार्ट ने कहा, वहीं रुक जाओ, कोई चालाकी की तो ये लड़की नहीं बचेगी। पर जॉनी उसे कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले रॉक्सी को छोड़ने को कहता है। उसने जॉनी की बात मानी और उस लड़की को जाने दिया। इसके बाद जॉनी उसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसने जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट को हाथ लगाया, घोस्ट राइडर जॉनी पर हावी हो गया और उसने ब्लैक हार्ट पर हमला कर दिया। वो उसे मार नहीं सकता था, पर चोट जरूर पहुंचा सकता था। ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पाने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट ऐसा होने नहीं देता। उसने अपनी जंजीर से उसे रोकना चाहा, पर तभी उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे उसकी शक्तियां चली गईं। इसी बीच वो कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट के हाथ लग जाता है, जिसके बाद उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, वहां बसी सारी शापित आत्माएं एक एक कर उसके अंदर समाने लगती हैं। रॉक्सी ने जॉनी को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन सिर्फ वही था जो उसे रोक सकता था। अगर वो उसे नहीं रोकता तो धरती का विनाश तय था। उधर ब्लैक हार्ट उन सारी आत्माओं को अपने अंदर समाकर बहुत शक्तिशाली बन गया था। जॉनी अभी भी सूरज की रोशनी से बचकर घोस्ट राइडर बन सकता था, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाकर उसे अंधेरे की ओर ले जाने की कोशिश करता है। पर ब्लैक हार्ट उसकी चाल को अच्छे से समझता था, इसलिए वो उसे सूरज की रोशनी से दूर नहीं जाने देता। इसी बीच रॉक्सी ने उस पर गोलियां चलाई, पर जल्दी ही गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद जॉनी ने उसे बंदूक अपनी ओर फेंकने को कहा। जैसे ही वो बंदूक उसके हाथ लगी, जॉनी ने अपनी बची शक्तियों का इस्तेमाल कर उस खाली बंदूक को घातक हथियार में बदल दिया। वो उस पर एक गोली दागता है, जिससे ब्लैक हार्ट की बॉडी के चिथड़े उड़ गए। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक मर जाता, पर वो अपनी काली शक्तियों से खुद को दोबारा जोड़ने लगता है। उसकी कोई कमजोरी नहीं थी सिवाय एक चीज के, कि अब उसके खोखले शरीर में हजारों आत्माएं थीं। जॉनी ने घोस्ट राइडर बनकर उसे पकड़ लिया और उसे उसकी आंखों में देखने को कहा। जैसे ही ब्लैक हार्ट ने उसकी आंखों में देखा, उसके अंदर मौजूद हजारों आत्माएं नर्क की आग में जलने लगती है। उनके नर्क में जाते ही उसका शरीर खोखला हो जाता है, जो अब किसी काम का नहीं था। रॉक्सी उसके पास आई, पर जॉनी उसे खुद से दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था। लेकिन रॉक्सी ऐसा नहीं मानती थी। उसके लिए वो अब भी वही जॉनी था जिससे वो हमेशा से प्यार करती आई थी। उसकी बेजान लाश को वहीं छोड़कर वो दोनों वहां से जा ही रहे थे कि तभी वहां मेफिस्टो आता है। वो कहता है, मुबारक हो जॉनी, तुमने अपना काम बखूबी निभाया। अब समय आ गया है कि मैं तुमसे राइडर की शक्तियां वापस ले लूं। मुझे अभी बहुत से सौदे करने हैं। तुम्हारी तरह बहुत लोग अपनी रूह बेचने को तैयार है, किसी और को ये श्राप जीने दो, अब तुम आज़ाद हो। पर जॉनी उसे शक्तियां देने से मना कर देता है। वो कहता है, अब से मैं श्राप के साथ जीऊंगा, उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा, और जब जब तुम्हारी वजह से किसी मासूम का खून बहेगा, तब तब मैं नर्क की आग लेकर तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आऊंगा। उसके इस धोखे से मेफिस्टो गुस्से से भर उठता है और कहता है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने अपनी स्टिक जमीन पर मारी और अपने बेटे को लेकर वापस नर्क में चला गया। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जॉनी और रॉक्सी वापस उसी जगह मिलते हैं जहां उन्होंने सालों पहले एक दूसरे से दोबारा मिलने का वादा किया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।